Namaskar, Adab, Sat Sri Akal and Jai Hind. Welcome to my channel Explained Before You. So dear students, one by one we are covering thoroughly perimeter and area. I am going in detail so that आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए. आपका क्वेश्चन नंबर जो 6. On a page in your book, draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and bottom and 1.5 centimeter from the left and right sides. What is the perimeter of the border? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 149 का क्वेश्चन नंबर 6. तो इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए, फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ. एक क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या बोलता है, ऑन ए पेज इन योर बुक ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. मतलब सपोज़ ये कोई पेज है आपका पास में कोई टेक्स्ट बुक है या कोई A4 का साइज़ का पेज है, तो आप उस पेज में एक बॉर्डर ड्रॉ करना है. ठीक है, आपको एक बॉर्डर ड्रॉ करना है जो कि 1 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम से, ड्रॉ रेक्टेंगुलर दैट इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम. अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर आप 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो, चार ऊपर और नीचे दोनों साइड 1 सेंटीमीटर इसका बॉर्डर ड्रॉ कर लो. ऐसा ऐसा. और इस साइड जो है लेफ़्ट एंड राइट में 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ़्ट एंड राइट साइड. सो 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट साइड्स. यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ले लो आप, 1.5 सेंटीमीटर, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर लेके आप एक पॉइंट ले लीजिए. वो पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला लो. ठीक है, इस साइड भी 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर, मतलब लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का गैप रहेगा. टॉप एंड बॉटम में 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर? तो जो बॉर्डर का पेरीमीटर है वो क्या होगा, मीन्स इसका आपको पेरीमीटर फाइंड, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो आप वैसे ड्रॉ करके, आपका पेज का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, किसी का छोटा पेज हो सकता है, किसी का बड़ा पेज हो सकता है. आपका जैसा पेज है उस पेज में आप इस तरह से 1 सेंटीमीटर ऊपर से आप स्केल से मेज़र करके 2 पॉइंट्स ले लेना. 1 सेंटीमीटर इधर भी एक पॉइंट लेना, 1 सेंटीमीटर इधर भी एक पॉइंट लेना. 2 पॉइंट में आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना, वही लाइन होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन सेगमेंट के लिए. सिंगल लाइन में अगर आप ड्रॉ करोगे सिंगल पॉइंट में तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. इसलिए टू मेक अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज टेक 2 पॉइंट्स टू बी प्रेसाइज एंड एक्यूरेट. तो आप 6 क्वेश्चन नंबर वैसे कर सकते हो. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स इंटू 8 यूनिट्स आपको ड्रॉ करना है. उसके अंदर अनदर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो बाहर वाला रेक्टेंगल को टच ना करे, एंड वो एग्जैक्टली हाफ एरिया लेना चाहिए. मीन्स अंदर वाला जो रेक्टेंगल है वो एग्जैक्टली आधा एरिया में होना चाहिए बाहर वाले रेक्टेंगल के कंपैरिजन में. ठीक है, तो सबसे पहले हम बाहर वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. बाहर वाला रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लिए, ये मान लो बाहर वाला रेक्टेंगल है. ठीक है, बाहर वाला रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, 12 यूनिट्स. ये देखो 12 यूनिट्स इंटू 8 यूनिट्स मीन्स ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेड्थ हो जाएगा. तो ब्रेड्थ कितना है, 8 यूनिट्स, ये 8 यूनिट्स है.
लेंथ इज 12 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो इसका आधा एरिया हो। तो सबसे पहले इसका आधा एरिया कितना होगा वो पता करना है। तो पहले तो इसका एरिया पता चलेगा तब तो इसका आधा कर लेंगे। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या है 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 12 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ क्या है 8 यूनिट्स, 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। एरिया विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर यूनिट्स। 12 8 जा 96 स्क्वायर यूनिट्स, 96 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। 96 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 मीन्स हाफ करने से कितना आ रहा है 48 स्क्वायर यूनिट्स, 48 स्क्वायर यूनिट्स। इतना एरिया का हमको रेक्टेंगल अंदर बनाना है। ठीक है, ठीक है। सो वी कैन राइट हाफ ऑफ, हाफ ऐसे भी लिख सकते हो या HALF भी लिख सकते हो। इसको आप हाफ लिख सकते हो या फिर HALF, एक ही बात हुआ। हाफ ही, हाफ को ही ऐसे 1/2 रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो अब 48 स्क्वायर यूनिट कैसे आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ तो मालूम नहीं है। तो वो हम क्या बात है, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ मालूम नहीं है उसके लिए हम लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में उसका फैक्टर्स निकाला था। तो 48 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1, ठीक है, फिर 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी 48 आएगा, 4 का टेबल में भी आएगा, 5 6 8 जा 48, 6 का टेबल में भी आएगा, 8 6 जा 48, 8 का टेबल में आएगा, 12 4 जा 48, 12 का टेबल में आएगा, 24 का 24 2 जा 48 और 48 का टेबल में आएगा। तो इस तरह का एरिया के लिए इतना सारा कॉम्बिनेशन से रेक्टेंगल बन सकता है। पहला रेक्टेंगल 48 इंटू 1 बन सकता है। तो इसमें 48 इंटू 1 करने से तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ है वो 12 है और विड्थ है 8 है। तो 12 से छोटा ही लंबाई होना चाहिए। अगर 48 हम लंबाई और 1 ले लिए, 48 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी 48 स्क्वायर यूनिट्स आएगा एरिया। लेकिन 48 और 1, 48 लेंथ एंड 1 ब्रेड्थ नहीं ले सकते, क्योंकि वो रेक्टेंगल 48 लेंथ लेने से 12 यूनिट से बाहर चला जाएगा 48 यूनिट्स, क्योंकि वो बड़ा है। तो हम 48 लेंथ नहीं ले सकते, क्योंकि रेक्टेंगल शुड बी इनसाइड दिस रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल। तो हम 24 ले सकते हैं क्या लेंथ, नहीं ले सकते हैं, वो भी 12 से बड़ा है। 12 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 12 लेने से उसका ऊपर आ जाएगा लेंथ। ये भी 12 यूनिट्स है और ये भी 12 ले लेंगे अंदर वाला भी, तो इसका बराबर में आ जाएगा, बट हमको उसके अंदर चाहिए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं लेंथ। जब 8 लेंथ लेंगे तो उसका विड्थ कितना होगा 48 होने के लिए 8 6 जा 48 मीन्स ओनली ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ओनली एग्जिस्ट करता है। 4 लेने से 12 लेना पड़ेगा, 4 12 जा 48 होता है। 3 लेने से अच्छा इसका 16 भी होता है फैक्टर, ठीक है, 16 भी फैक्टर है ना, 16 3 जा 48 आएगा। तो 16 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 12 से बाहर आ जाएगा। अगर 3 लेना है तो 3 16 टाइम्स में 48 आता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 कम्स एज 48। तो ये भी हम नहीं ले सकते। 2 भी नहीं ले सकते, 24 टाइम्स में आता है, 24 भी बड़ा हो जाए। तो ओनली 6 एंड 8 पॉसिबल है। उसका जो नया रेक्टेंगल होगा उसका लेंथ 8 होगा एंड विड्थ ब्रेड्थ 6 होगा। तो अभी हम ब्रेड्थ में 6 बना लेते हैं
और लेंथ में पहले लेंथ बना लेते हैं 8। मान लो ये 12 है तो दोनों साइड से 2 कम कर दो, लगभग ये। और विड्थ है 6 तो ये हो जाएगा 8 यूनिट्स एंड ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। 8 6 जा 48 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा। 48 स्क्वायर यूनिट्स समझ में आया? 48 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया, जो कि 96 का हाफ है, पूरा रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है। आई होप इट इज क्लियर। Now question number 8 of page number 149. This one, figure it out. Perimeter and area. So in this, the question is a square piece of paper is folded in half. The square is then cut into 2 rectangles along the fold. Regardless of the size of the square, one of the following statements is always true. Which statement is true here? सपोज एक स्क्वायर साइज का पेपर है, इसको बीच से फोल्ड करके 2 भाग में काट देते हैं और 2 भाग में बांटने के बाद में बोलता है कि इसमें से 4 ऑप्शंस दिया है, इसमें से एक ऑप्शन हमेशा सही रहेगा, वो ऑप्शन कौन सा है? तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले तो ये स्क्वायर शीट है, ठीक है। तो इस स्क्वायर शीट का हम एक अप्रॉक्सीमेटली एरिया ले लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, मैंने एक, आपका स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, किसी साइज़ का भी हो सकता है। मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल के लिए एक स्क्वायर लिया हूँ। तो इसका मान लो रफ़ एरिया हम रफ़ लाइनिंग आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट कि आपको कंपेयर करके बताने में इजी होगा। ये ठीक है, ये इसका डायमेंशंस है ये स्क्वायर का, ठीक है। अभी हम इसको क्या बोलता है कि स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड इन हाफ, द स्क्वायर इज़ देन कट इन 2 रेक्टेंगल्स। ये स्क्वायर पेपर है, इसको आधा में बांटकर फोल्ड करके इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। मैं इसको आधा में बांट देता हूँ, यू कैन सी हियर। मैं एग्जैक्टली इसको हाफ में फोल्ड कर दिया और इसको 2 पार्ट्स में कटिंग कर देंगे। इसको मैं कटिंग कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। सी आई हैव कट इट इन 2 पार्ट्स। अब इस 2 पार्ट्स का अलग अलग वो ले लेते हैं, डायमेंशन ले लेते हैं। दूसरा का भी सेम ही होगा, देखो दूसरा का भी सेम ही है, ठीक है। सो दूसरा का भी सेम ही रहेगा। क्योंकि ये स्क्वायर शीट है। तो मैंने दोनों का डायमेंशंस ले लिया, इसका सिंगल का डायमेंशंस ले लिया, दोनों बराबर ही है। इसमें भी
डालो या इसमें डालो, दोनों बराबर है। दिस इज रेक्टेंगल ए, दिस इज रेक्टेंगल बी। मान लो ये सी है, स्क्वायर है सी, स्क्वायर नेम इज सी। इसको काट के जो दो रेक्टेंगल बना ए और बी, तो ऑप्शन ए क्या बोलता है, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या सही है ये? ए का एरिया सी से बड़ा आपको लग रहा है? नहीं ना। बी का एरिया सी से बड़ा लग रहा है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ए इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। बी ऑप्शन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स। क्या ये सही होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। इसी को तो हमने काट के यहाँ रखा है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दोनों का पेरीमीटर ये तो ऐड होगा, ये तीन साइड्स ऐड होगा, बट ये एक्स्ट्रा ऐड होगा ना, दिस विल बी एक्स्ट्रा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों का, इसका पेरीमीटर में ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसका पेरीमीटर में ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो इतना जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये भी फॉल्स हो जाएगा ना। एग्जाम्पल इसके सपोज समझते हैं। मान लो ये 10 का स्क्वायर है, मीन्स एवरी साइड इज 10। ये सारा 10 10 है। मान लो ये 10 था, ये 10 10 था, ठीक है। ये ऑल साइड्स वाज 10 10 10 10, तो ये भी 10 होगा। यहाँ पर जो साइज़ है मीन्स ये भी 10 होगा, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, दिस विल बी 10, दिस विल बी 10। बट यहाँ पर ये 10 था, इसी को आधा आधा में बांटे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मीन्स ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसी को तो हम यहाँ डाले थे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ओके, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका सी का पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 यूनिट्स। जो भी सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, 40 यूनिट्स, हम यूनिट्स मान ले रहे हैं, 40 यूनिट्स, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 30। पेरीमीटर ऑफ बी कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, सेम 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 30 यूनिट्स। ये भी 30 यूनिट्स हो जाएगा, मीन्स ये 30 है, ये 30 है, ये दोनों को ऐड करने से कितना होगा, 30 प्लस 30 विल बी 60। तो 60, 40 60 से बड़ा तो नहीं है। पेरीमीटर ऑफ सी इज नॉट ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी व्हेन एडेड टुगेदर। दोनों को ऐड करके जो पेरीमीटर मिल रहा है वो 30 प्लस 30 60 मिल रहा है, उससे ये 40 बड़ा नहीं है, तो बी भी फॉल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। सी ऑप्शन क्या बोलता है, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर, दोनों का पेरीमीटर अगर हम दोनों का ऐड करते हैं तो वो इस स्क्वायर के पेरीमीटर के 1.5 टाइम्स हमेशा होगा। क्या ये सही है? अब देखो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना था, 40 था, तो अब इसका पेरीमीटर ऑलरेडी हम ऐड किए हैं, पेरीमीटर 60 स्क्वायर यूनिट्स,
perimeter of A and B added together will be 30 plus 30 is equal to 60 units. अब क्या बोलता है कि बोथ रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा 1.5 टाइम्स होगा. ये सही है, बिकॉज 40 का 1.5 टाइम्स तो 60 होता है. 40 का 1.5 टाइम्स 60 होता है. कैसे? 1 टाइम 40, हाफ ऑफ 40 इज 20, तो 40 प्लस 20 60 होता है ना. अब इसको देख लो कैसे 1.5 टाइम्स होता है कि नहीं. 1.5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन, टाइम्स ऑफ 40 क्या होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ 40. 1.5 को क्या लिख सकते हैं? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होल नंबर है, तो होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 जा 2, जो न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो ये 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा. 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 40 क्या होता है? 2 इससे कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0. 220 टाइम्स में 40 आता है. अब यहाँ पर क्या बच गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज 60. यही तो है ये. 41.5 टाइम्स ऑफ 40 is 60. So C is the correct answer. Means C will always be true. Statement C will, अगर एक स्क्वायर को आधा आधा टुकड़ों में बांट के दो रेक्टेंगल बनाते हैं तो दोनों रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा ऐड करने से वो स्क्वायर का पेरीमीटर का 1.5 टाइम्स हमेशा होगा. This will always be true. D, the area of square is always 3 times as large as the areas of both rectangles added together. बोथ रेक्टेंगल्स का एरिया को ऐड करने से जो एरिया मिलेगा उसका 3 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर होगा. वो तो बिल्कुल रॉन्ग है. ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर 40 है, इसका 60 है, तो कैसे 3 टाइम्स? 1 टाइम भी नहीं है. सो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन. So this way we ended with the chapter. So आपका जो गणित प्रकाश का मेरा पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया पेरीमीटर एंड एरिया, वो अब जाके कंप्लीट हुआ. पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 6 अब जाके कंप्लीट हुआ. आपका टोटल मेरे वीडियो का 21 पार्ट्स आएगा ओनली पेरीमीटर एंड एरिया के लिए. आप इसको पूरा देख लोगे, मैं 100% बोल सकता हूँ, अगर आप इसको पूरा वीडियो को देख लोगे तो आपको इस चैप्टर का पेरीमीटर एंड एरिया का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपको दुनिया का कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको कोई ट्यूशन्स लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. सो इस तरह से हम इस चैप्टर को पेरीमीटर एंड एरिया को बहुत शिद्दत से पढ़ाया है. मैंने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है. अभी भी रात के 2:30 बज गए हैं, 2:35, और कल मुझे ऑफिस भी जाना है. सो आपको बहुत प्यार से पढ़ाया है. आप वीडियोस को, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को पूरा देखिए. पूरा देखने से आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा. और एक सेक्शन है पेज नंबर 150 में समरी, वो मैं ऐसे पढ़ के आपको समझा देता हूँ. वो समरी है. द पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज़ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कोई भी पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज शेप होता है. क्लोज शेप का पेरीमीटर क्या होता है? उसका सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज शेप्स ही तो पॉलीगॉन होता है, चाहे वो हेक्सागोन है, चाहे ऑक्टागोन हो. रेगुलर पॉलीगॉन होता है एंड इरेगुलर पॉलीगॉन होता है. अगर लाइन सेगमेंट्स एंड
एंगल्स, इंटीरियर एंगल सेम है तो रेगुलर पॉलीगॉन्स है। मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, आप वीडियोस देख सकते हो। एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स अगर डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स है तो इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हम देख चुके हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं शुरू में। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ एनी ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल होता है, इसीलिए 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड उसको करते हैं। द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज़ द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द फिगर। आपको मैंने स्टार्टिंग में एरिया के टाइम में ही बताया था कि एरिया, कोई भी क्लोज्ड फिगर का एरिया क्या होता है, उसके अंदर से अंदर जो कवर किया, जैसे इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया, इसके अंदर का जो एरिया है कवर जो है वही उसका एरिया हो जाएगा, जो जगह उससे कवर्ड है वही उसका एरिया हो जाएगा। एरिया इज जनरली मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, हर बार बता रहा हूँ, एरिया विल बी इन स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई इज इट्स लेंथ टाइम्स इट्स विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आप जानते हो। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ एनी वन साइड ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स साइड्स मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड बाय साइड, मतलब एक साइड और कोई भी साइड से मल्टीप्लाई कर दो, या उसको साइड इंटू साइड बोल लीजिए या उसको साइड स्क्वायर बोल लीजिए। Two closed figures can have the same area with different perimeters और the same perimeter with different areas। ये हम ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स में देख चुके हैं। दो शेप का एरिया सेम है तो उसका पेरीमीटर ज़रूरी नहीं है सेम होगा, वो पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि 20 बॉक्सेस का एग्जांपल हमने देखा था, 20 बॉक्सेस को अगर हम डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं तो उसका पेरीमीटर डिफरेंट हो जाता है। बट 20 बॉक्सेस का एरिया तो 20 स्क्वायर यूनिट्स ही रहेगा, अगर वो पर 1 यूनिट स्क्वायर का बॉक्स है तो एरिया विल ऑलवेज भी 20 स्क्वायर यूनिट्स, बट उसका प्लेसमेंट्स अगर हम डिफरेंट जगह में रख देंगे तो उसका पेरीमीटर डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर पेरीमीटर डिफरेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि एरिया डिफरेंट हो, एरिया सेम भी हो सकता है, ठीक है। और द सेम पेरीमीटर विथ डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट एरियाज़ का पेरीमीटर सेम भी हो सकता है। अगर किसी शेप का, दो शेप का एरिया डिफरेंट है तो लाइक ये ज़रूरी नहीं उसका पेरीमीटर भी डिफरेंट होगा, उसका पेरीमीटर सेम भी हो सकता है। एरियाज ऑफ रीजन्स कैन बी एस्टिमेटेड और इवन डिटरमाइंड एग्जैक्टली by breaking up such regions into units square or into more general shaped rectangles and triangles whose areas can be calculated। कोई भी बड़ा प्लेस का एरिया कैसे उसको ग्रिड्स में, स्क्वायर्स में डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी हमने इरेगुलर शेप्स, बहुत सारा शेप्स का एरिया ग्रिड पेपर में करके देखा, ग्रिड पेपर में उसका एरिया हम अच्छे से देख सकते हैं। ग्रिड पेपर के थ्रू या स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो यही है, यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है या फिर अगर आपको मेरा कंटेंट से वैल्यू मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारा अवेलेबल हैं बट इतना डिटेल में, क्योंकि पेरीमीटर एंड एरिया ही बार बार मैं बोल रहा हूँ 21 पार्ट्स में आएगा आपका, तो 21 पार्ट्स मीन्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर का एक एक पार्ट है। तो आप समझ लो अराउंड 10 आवर्स का ये पूरा एक पेरीमीटर एंड एरिया है। तो आप इसको, इसमें आपको पूरा सब सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ कहीं कुछ और रेफ़र करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी के साथ विल मीट अप विन अनदर चैप्टर। एज ऑफ नाउ पेरीमीटर एंड एरिया इज़ ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार एंड जय हिंद।